हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो क्लास में। और आज की इस वीडियो क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं जीव विज्ञान बायोलॉजी। ये हमारा लुसेंट वन लाइनर का वीडियो सीरीज चल रहा है, जो कि पहली वीडियो है जीव विज्ञान की। तो यहाँ पर आज हम लोग बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। देखिए, इससे पहले कि हम क्लास को शुरू करें, थोड़ी सी बातों को यहाँ पर जान लीजिए। देखिए, ये जो वीडियो सीरीज चल रहा है, ये वन लाइनर लुसेंट का वीडियो सीरीज है। उसी के आधार पर हम इस क्लास को बनाए हुए हैं। साथ ही साथ इसके साथ ही जो ऑब्जेक्टिव की वीडियोज है, यानी कि लुसेंट की जो ऑब्जेक्टिव बुक है, उसमें जो बायोलॉजी है उसकी जो वीडियो सीरीज है वो भी हमारे चैनल पर अपलोड हो रही है। तो हम यहाँ पर ऑब्जेक्टिव और वन लाइनर को दोनों को क्या कर रहे हैं, साथ साथ लेकर चल रहे हैं, ताकि आपके लिए ये ज़्यादा उपयोगी हो जाए। तो अगर आप इस वीडियो को जब कंप्लीट देख लेंगे, तो इस वीडियो को देखने के बाद जो ऑब्जेक्टिव की वीडियो होगी, जीव विज्ञान की पहली वीडियो होगी, जो कि उसका नाम है वनस्पति विज्ञान और उसकी शाखाएं, ये उस वीडियो की हेडिंग है। तो उसे भी आप जाकर देख लीजिए। मैं उसका लिंक आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो वो वीडियो भी आपको इस वीडियो के बाद देखनी जरूरी है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पर है जीव विज्ञान। यहाँ पर परिभाषा दिया गया है जीव विज्ञान का, और ये कहा गया है कि यह विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है। तो जीव विज्ञान के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? उनका अध्ययन किया जाता है जो जीवन को धारण करते हैं, जिनके अंदर जीव है, जान है, प्राण है, हम कह सकते हैं। उसका जो हम अध्ययन करते हैं, उसी अध्ययन को क्या कहा जाता है? जीव विज्ञान कहा जाता है, बायोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, थोड़ा सा इसको और विस्तार से अगर समझने की हम लोग चेष्टा करें, तो यह है कि जीव विज्ञान में जीवन, परिस्थितिकी और विकास का अध्ययन किया जाता है। यानी कि जो जीव होते हैं, हम जो बायोलॉजी का अध्ययन करते हैं, तो बायोलॉजी में जो जीव होते हैं उसका किस तरह से जीवन होता है, जीवन जीने के लिए उसकी क्या परिस्थितियां होती हैं, वो किस तरह से विकास करता है अपनी परिस्थितियों के अंतर्गत, उसका हम लोग अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो जीव विज्ञान के अंतर्गत हम लोग जीवन का अध्ययन करते हैं, किसी जीव के संपूर्ण जीवन का अध्ययन करते हैं, उसके आसपास की परिस्थितियों का अध्ययन करते हैं। कोई जीव किस तरह की परिस्थितियों में विकसित हो सकता है, उसके विकास के लिए कैसी परिस्थितियों की आवश्यकता होती है, इन सब चीजों का भी अध्ययन हम लोग जीव विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। फिर हम अध्ययन करते हैं जीव विज्ञान के अंतर्गत ही कि आखिर किसी जीव का विकास कैसे होता है, चाहे वह आनुवांशिक तौर पर हो या फिर उसके शारीरिक स्तर पर हो। तो ये सारी चीजें जो विकास की बातें हैं, वो हम लोग जीव विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। जैव विविधता के बारे में भी हम लोग बात जो है जीव विज्ञान के अंतर्गत जैव विविधता का अध्ययन करते हैं, या फिर हम इस तरह से भी अध्ययन करते हैं कि एक जीव दूसरे जीव से किस तरह से भिन्न है, या फिर उनके बीच क्या संबंध है। तो ये सारी चीजें जो है जैव विविधता के अंतर्गत आता है, जो कि हम लोग जीव विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर है बायोलॉजी का अर्थ आपको बताया गया है कि आखिर बायोलॉजी का अर्थ क्या है। देखिए, यहाँ पर समझाया गया है कि बायो का अर्थ होता है जीवन। बायो का अर्थ क्या बताया गया? बायो का अर्थ होता है जीवन, और लॉजी, लॉजी यानी कि लोगोस, यहाँ पर दूसरा शब्द है, और लोगोस का अर्थ होता है अध्ययन, अर्थात जीवन का अध्ययन ही बायोलॉजी कहलाता है। यानी कि जब आप जीवन का अध्ययन करते हैं, तो वो क्या कहलाता है? बायोलॉजी कहलाता है। और बायोलॉजी का जो शाब्दिक अर्थ यहाँ पर बताया गया है कि बायो का अर्थ क्या होता है, बायो का अर्थ यहाँ पर जीवन बताया गया है आपको, और साथ ही साथ लोगोस का अर्थ क्या बताया गया? लोगोस का अर्थ जो है वह अध्ययन बताया गया, स्टडी बताया गया है। यानी कि जीवों का जब अध्ययन करते हैं, तो उसी को हम लोग क्या करते हैं? बायोलॉजी करते हैं। यानी कि बायोलॉजी के अंतर्गत हमें जीवों का अध्ययन करना होता है। चलिए यहाँ पर देखिए, जीव विज्ञान शब्द का जो प्रयोग है, सर्वप्रथम जो प्रयोग किया गया था, उपयोग किया गया था, वह लैमार्क के और ट्रेविरनस के द्वारा किया गया था, ट्रेविनरस के द्वारा किया गया था। और ये जो लैमार्क थे ये फ्रेंच थे, और जो ट्रेविनरस थे ये जर्मनी वैज्ञानिक थे। तो इन दोनों वैज्ञानिकों ने 1801 ईस्वी में जो है जीव विज्ञान शब्द की क्या किया था? उपयोग किया था। तो आपको ये चीजें भी यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था जीव विज्ञान का, वह लैमार्क और ट्रेविनरस के द्वारा किया गया था। और जीव विज्ञान शब्द की जो उत्पत्ति है वह बायो और लोगोस से होता है। बायो का अर्थ होता है जीवन, और लोगोस का अर्थ होता है अध्ययन। तो इन दोनों को जब आप मिलाएंगे तो वो हो जाएगा जीवों का अध्ययन। तो बायोलॉजी के अंतर्गत हम लोग, जीव विज्ञान के अंतर्गत हम लोग जीवों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जीव विज्ञान की कुछ शाखाओं का उल्लेख किया गया है।
वो शाखाएं जिसके अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। जैसे कि एपीकल्चर। एपीकल्चर का अर्थ होता है मधुमक्खी पालन का अध्ययन। जब आप मधुमक्खी का पालन करते हैं तो उस पालन का अध्ययन करते हैं तो वो क्या कहलाता है, वो एपीकल्चर कहलाता है, ठीक है। यानी कि मधुमक्खियों के लिए पालन के लिए कौन कौन सी परिस्थितियां जरूरी है, वो किस तरह से जनन प्रजनन करती हैं, ये सारी चीजें जब आप समझते हैं, अध्ययन करते हैं, तो उसको हम लोग एपीकल्चर कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है दूसरे नंबर पे यहाँ है सेरीकल्चर। सेरीकल्चर जो है रेशम कीट पालन का अध्ययन है। ये जीव विज्ञान की एक महत्वपूर्ण शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग रेशम कीट पालन का अध्ययन करते हैं कि रेशम कीट का किस तरह से पालन किया जाता है और उनसे किस तरह उनका विकास किस तरह से किया जाता है। ये सारी चीजें जो है हम लोग सेरीकल्चर के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो यहाँ पर अगला है जो हमारा वो है पीसी कल्चर। पीसी कल्चर का मतलब होता है मछलियों का पालन। पीसी कल्चर का अर्थ क्या होता है, मछलियों का पालन का अध्ययन। जब आप मछली का पालन करते हैं और उसका अध्ययन करते हैं तो ये जो प्रक्रिया है, ये जो अध्ययन की जो व्यवस्था है वो किसके अंतर्गत आएगा, वह पीसी कल्चर के अंतर्गत आएगा। आप इन तीनों को एक साथ याद रखने की कोशिश कीजिए। देखिए एपीकल्चर मधुमक्खी पालन का अध्ययन है, सेरीकल्चर जो है वह कीट पालन का अध्ययन है और पीसी कल्चर जो है मछली पालन का अध्ययन है। तो एपीकल्चर, सेरीकल्चर और पीसी कल्चर, ये तीनों को इस तरह से याद रख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर चौथा आपके सामने है माइकोलॉजी। माइकोलॉजी का मतलब होता है कवकों का अध्ययन। यानी कि जब आप कवक का अध्ययन करते हैं, उसको उस शाखा को, जीव विज्ञान की उस शाखा को जो है कवक का अध्ययन जब आप करते हैं तो उस शाखा पे वो क्या कहा जाता है, माइकोलॉजी कहा जाता है। जीव विज्ञान की उस शाखा को जिसके अंतर्गत कवकों का अध्ययन किया जाता है वह माइकोलॉजी कहलाता है। उसी तरह से जब आप शैवालों का अध्ययन करते हैं, शैवालों का जब आप अध्ययन करते हैं तो जीव विज्ञान की उस शाखा को जो है फाइकोलॉजी कहा जाता है। तो जब आप जीव विज्ञान के अंतर्गत शैवालों का अध्ययन करते हैं तो उस अध्ययन को जो है फाइकोलॉजी कहा जाता है। आप इन दोनों को एक साथ याद रख सकते हैं, जैसे कवक का अध्ययन और शैवालों का अध्ययन। कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी कहा जाता है और शैवालों के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहा जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर है एंथोलॉजी। एंथोलॉजी का मतलब होता है फूलों का अध्ययन, ठीक है। यहाँ पर हम छठा देख रहे हैं 6 एंथोलॉजी। एंथोलॉजी का मतलब क्या होता है, फूलों का अध्ययन। जब आप फूलों का अध्ययन करते हैं, विभिन्न प्रकार के फूलों का अध्ययन करते हैं तो उसको जीव विज्ञान की शाखा के किस शाखा के अंतर्गत रखा जाता है, तो वो एंथोलॉजी के अंतर्गत आप फूलों का अध्ययन करते हैं, ठीक है। उसी तरह से फूल के बाद जब आप फलों का अध्ययन करते हैं उसको हम लोग पोमोलॉजी कहते हैं, ठीक है। फलों के अध्ययन को पोमोलॉजी कहा जाता है। तो आप इन दोनों को भी एक साथ याद रख सकते हैं, फूलों का अध्ययन और फलों का अध्ययन, ठीक है। तो फूलों का जो अध्ययन होता है वह एंथोलॉजी कहलाता है और फलों का जो अध्ययन होता है वह पोमोलॉजी कहलाता है, ठीक है। इन दोनों को एक साथ आप याद रख सकते हैं 6 और 7 को। फूलों का अध्ययन जो है एंथोलॉजी और पोमोलॉजी मतलब होता है फलों का अध्ययन, ठीक है। उसके बाद आता है ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी का मतलब होता है पक्षियों का अध्ययन, ठीक है। ऑर्निथोलॉजी मतलब होता है पक्षियों का अध्ययन और इक्थियोलॉजी मतलब होता है मछलियों का अध्ययन। तो इन दोनों को भी आप एक साथ याद रख सकते हैं। मछलियों का अध्ययन यानी कि सिर्फ इसमें कई प्रकार के मछलियों के प्रकार, जैसे कि कई तरह की मछलियां होती हैं, उन सब का जब अध्ययन करते हैं तो वो क्या कहलाएगा, वह कहलाएगा इक्थियोलॉजी, ठीक है, जो कि मछलियों के अध्ययन पर अध्ययन है। और पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, ऑर्निथोलॉजी। लेकिन आप यहाँ पर कहेंगे कि जब हम लोग मछलियों के पालन का अध्ययन करते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं सेरीकल्चर, पीसी कल्चर, ठीक है। मछलियों के जब पालन का अध्ययन करते हैं तो उसको कहते हैं पीसी कल्चर। लेकिन जब सिर्फ मछलियों का अध्ययन करते हैं तो उसको इंथोलॉजी क्यों कहा जाता है, तो यहाँ पर पालन की अध्ययन हम नहीं करते हैं, पालन की विधि का अध्ययन नहीं करते हैं। यहाँ पर संपूर्ण तरह से हम कहें तो सिर्फ मछलियों का अध्ययन करते हैं, उनके पालने की व्यवस्था पर अध्ययन हम लोग नहीं करते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी को क्या कहा जाता है, कीटों का अध्ययन कहा जाता है। कीटों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, एंटोमोलॉजी।
ठीक है, तो यहाँ पर आप इन दोनों को एक साथ याद रख सकते हैं, पक्षियों का अध्ययन और मछलियों के अध्ययन को। ठीक है, क्योंकि ये एक दूसरे के जैसा ही लग रहे हैं। ऑर्निथोलॉजी और इक्थियोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी मतलब होता है पक्षियों का अध्ययन, इक्थियोलॉजी मतलब होता है मछलियों का अध्ययन, और एंटोमोलॉजी मतलब होता है कीटों का अध्ययन। ठीक है, तो एंटोमोलॉजी का मतलब होता है कीटों का अध्ययन। कई तरह के कीट होते हैं, उनका जब अध्ययन करते हैं तो उसको कहा जाता है एंटोमोलॉजी। यानी कि जब कीटों का अध्ययन करेंगे तो वो जीव विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत करेंगे, तो वो होगा एंटोमोलॉजी के अंतर्गत। ठीक है, तो इस तरह से आपको चीजों को समझना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है डेंट्रोलॉजी। डेंट्रोलॉजी मतलब होता है वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन। जब आप वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन करते हैं तो वो कहलाता है डेंट्रोलॉजी। जीव विज्ञान के अंतर्गत जब आप वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन करते हैं तो उस अध्ययन को कहा जाता है डेंट्रोलॉजी। ठीक है, डेंट्रोलॉजी। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब आप सर्पों का अध्ययन करते हैं, जब आप सांपों का अध्ययन करते हैं, स्नेक्स का अध्ययन करते हैं, तो वह कहा जाता है ओफियोलॉजी। ठीक है, ओफियोलॉजी। ओफियोलॉजी जो है वह सांपों की अध्ययन को कहा जाता है। जब विभिन्न प्रकार के सांपों का अध्ययन किया जाता है तो उनका जो जिस शाखा के अंतर्गत, जीव विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है वह ओफियोलॉजी कहलाता है। ठीक है, उसके बाद है शोरोलॉजी। ओफियोलॉजी और शोरोलॉजी एक दूसरे के साथ आप याद रख सकते हैं, या तीनों को भी एक साथ जोड़कर देख सकते हैं। क्योंकि झाड़ियों में वृक्षों और झाड़ियों में क्या होते हैं, सांप होते हैं, और वृक्षों और झाड़ियों पर ही छिपकलियां भी पाई जाती है। कई बार ये घरों के अंदर भी पाई जाती है। तो छिपकलियों का जो अध्ययन है वह शोरोलॉजी कहलाती है। ठीक है, जब आप छिपकली के बारे में अध्ययन करते हैं, ठीक है, और उसके बिहेवियर को, वो किस तरह से जनन करती है, किस तरह से वो प्रजनन करती है, उसकी पूंछ जो है वह कैसे बढ़ जाती है, कटने के बाद भी फिर से उग जाती है, ये सारी चीजें जब अध्ययन करते हैं तो वो किस विज्ञान के अंतर्गत, जीव विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत करते हैं, तो वो होता है शोरोलॉजी। ठीक है, शोरोलॉजी के अंतर्गत इसको करते हैं। ठीक है, काष्ठ पेड़ों का संवर्धन। काष्ठ पेड़ों का जो संवर्धन का अध्ययन किया जाता है वह सिल्वीकल्चर के अंतर्गत किया जाता है। सिल्वीकल्चर के अंतर्गत जो है काष्ठ पेड़ों का संवर्धन का अध्ययन किया जाता है। अब यहाँ पर देखिए हॉर्टिकल्चर, ठीक है, उद्यान विज्ञान, बाग बगीचे जो आप लगाते हैं उसका जब आप अध्ययन करते हैं तो वो क्या कहलाता है, वो हॉर्टिकल्चर कहलाता है। हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत जो है बाग बगीचे जो होते हैं उनका हम अध्ययन करते हैं, जिसको उद्यान विज्ञान भी कहा जाता है। इसी को हॉर्टिकल्चर के नाम से जाना जाता है। फूलों की खेती, जब आप फूलों की खेती का अध्ययन करते हैं तो वह फ्लोरिकल्चर कहलाती है। ठीक है, फ्लोरिकल्चर कहलाती है, फ्लोरिकल्चर। हॉर्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर और एंथोलॉजी। एंथोलॉजी मतलब फूलों का अध्ययन। ये तीन चीजों को आप एक साथ याद रख सकते हैं। ठीक है, एंथोलॉजी मतलब फूलों का अध्ययन होता है, और अगर फूलों की खेती का अध्ययन करा जाए तो उसको फ्लोरोकल्चर कहा जाता है, और अगर बाग बगीचे का अध्ययन किया जाए तो उसे हॉर्टिकल्चर कहा जाता है। तो ये तीनों को एक साथ आप याद रख सकते हैं कि जब बाग बगीचे यानी कि उद्यान विज्ञान का जब अध्ययन किया जाता है तो उसको हॉर्टिकल्चर कहा जाता है। फूलों की खेती की अध्ययन किया जाता है उसको फ्लोरिकल्चर कहा जाता है, और फूलों का अध्ययन सिर्फ किया जाता है तो वह एंथोलॉजी कहलाता है। ठीक है, चलिए घास का वैज्ञानिक अध्ययन। जब आप घास पर वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं तो जीव विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत करते हैं, तो वह करते हैं एग्रोस्ट्रोलॉजी के अंतर्गत। यानी कि जब आप घास का वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं, घास पर किस तरह से वो उगते हैं, कई तरह की चीजें जब आप अध्ययन करते हैं घास से संबंधित चीजों का, तो वो जो जीव विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत आप अध्ययन करते हैं तो वो होता है एग्रोस्ट्रोलॉजी के अंतर्गत, जो कि है घास का वैज्ञानिक अध्ययन। उसके बाद आता है पानी के बिना मिट्टी में उगाई गई पौधों का अध्ययन। आजकल क्या हो रहा है कि आप बिना मिट्टी के क्या कर सकते हैं, पौधों को उगा सकते हैं, और इसका अध्ययन इस पर जब आप स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं, चीजों को समझते हैं, तो इसी को हाइड्रोपोनिक्स, ठीक है, इस अध्ययन को क्या कहा जाता है, हाइड्रोपोनिक्स कहा जाता है। आजकल ये चलन में है। हाइड्रोपोनिक कृषि एग्रीकल्चर के नाम से भी कई जो कि फसलों को बिना मिट्टी के सिर्फ जल में ही जो उसके लिए उपयोगी तत्व है, लवण, जो भी पौधे के लिए जरूरत
जरूरी तत्व होते हैं वो उसको डायरेक्ट पानी के माध्यम से दिया जाता है और पौधे को विकसित किया जाता है हाइड्रोपोनिक के अंतर्गत। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण जीव विज्ञान की शाखाएं हैं जिससे कई बार प्रश्न पूछे गए हैं, या इस तरह से कहें तो ये ज्यादा प्रचलित है पूछे जाने के तौर पर, तो उनको यहाँ पर एक तरह से दर्शाया गया है, उसे फिर से आप दोबारा देख लीजिए। जैसे कि एपीकल्चर, एपीकल्चर मतलब होता है मधुमक्खियों का पालन। ठीक है, एपीकल्चर का क्या मतलब होता है? एपीकल्चर का मतलब होता है मधुमक्खियों का पालन। ठीक है, उसके बाद आता है सेरीकल्चर। सेरीकल्चर का मतलब क्या होता है? रेशम कीटों का पालन। ठीक है, सेरीकल्चर का मतलब होता है रेशम कीटों का अध्ययन। ठीक है, रेशम कीटों का अध्ययन। उसके बाद आता है पीसी कल्चर। पीसी कल्चर का मतलब होता है मछलियों के पालन का अध्ययन। मछलियों के पालन के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पीसी कल्चर कहा जाता है। माइकोलॉजी का मतलब क्या होता है? माइकोलॉजी जो है वह कवकों का अध्ययन है। जब आप कवकों का अध्ययन करते हैं तो जीव विज्ञान के माइकोलॉजी शाखा के अंतर्गत करते हैं। फाइकोलॉजी क्या है? फाइकोलॉजी जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम शैवालों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, ये वो है जो कि ज्यादा महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं, तो इनको आप अलग से याद कर सकते हैं या फिर दोबारा इसको देख लीजिए। एंथोलॉजी, एंथोलॉजी का मतलब क्या होता है? फूलों का अध्ययन। जब आप फूलों का अध्ययन करते हैं तो जीव विज्ञान के एंथोलॉजी शाखा के अंतर्गत फूलों का आप अध्ययन करते हैं। पोमोलॉजी का मतलब होता है फूलों का अध्ययन। ठीक है, फलों का अध्ययन, सॉरी, पोमोलॉजी का मतलब होता है फलों का अध्ययन। जब आप फलों का अध्ययन करते हैं तो जीव विज्ञान की पोमोलॉजी शाखा के अंतर्गत करते हैं, और जब आप पंछियों की अध्ययन करते हैं तो वह ऑर्थिनोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। ऑर्थिनोलॉजी के अंतर्गत करते हैं पक्षियों का अध्ययन। तो ये थी जीव विज्ञान की कुछ महत्वपूर्ण शाखाएं जिससे सवाल भी पूछे गए हैं, तो इन चीजों को आप ध्यान में रखिएगा क्योंकि आपको याद करना है। ठीक है, चलिए जीव विज्ञान के प्रमुख नियम और सिद्धांत के प्रवर्तक को जान लेते हैं। देखिए आनुवांशिकता के सिद्धांत जो है किसके द्वारा दिया गया है? तो आनुवांशिकता का जो सिद्धांत है वह मेंडल के द्वारा दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर जीव विज्ञान के कुछ प्रमुख नियम और सिद्धांत और उनके प्रवर्तक का नाम दिया गया है। ठीक है, तो आनुवांशिकता के सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? मेंडल के द्वारा दिया गया है, और इनको आनुवांशिकता विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। आधुनिक आनुवांशिक विज्ञान का जनक भी कहा जाता है मेंडल को। ये आनुवांशिकता के सिद्धांत का प्रतिपादन किए थे। जीव सिद्धांत जो है D.H. मॉर्गन के द्वारा दिया गया था। जीव सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? D.H. मॉर्गन के द्वारा। ठीक है, D.H. मॉर्गन के द्वारा जो है जीव सिद्धांत दिया गया है। ठीक है, उसके बाद तीसरा जो है उत्परिवर्तन सिद्धांत। देखिए उत्परिवर्तन सिद्धांत जो दिया गया है वह दिया गया है ह्यूगो डी ब्रिज के द्वारा। ठीक है, उत्परिवर्तन का सिद्धांत तीसरा जो है उत्परिवर्तन का सिद्धांत आप देखिए वो किसके द्वारा दिया गया है? ह्यूगो डी ब्रिज के द्वारा दिया गया है। ठीक है, ह्यूगो डी ब्रिज के द्वारा जो दिया गया है उत्परिवर्तन का सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत, ठीक है, स्लाइडन एवं स्वान के द्वारा दिया गया है। स्लाइडन एवं स्वान ने जो है कोशिका सिद्धांत दिया है। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादक या देने वाले कौन है? तो वो है स्लाइडन एवं स्वान। ठीक है, स्लाइडन एवं स्वान ने जो है वह दिया है कोशिका सिद्धांत को। एक बार फिर से देख लीजिए, पहला जो है अनुवांशिकता सिद्धांत। अनुवांशिकता सिद्धांत को किसने दिया है? यह मेंडल ने दिया है, और मेंडल को जो है आधुनिक अनुवांशिक विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, आधुनिक अनुवांशिक विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। दूसरा यहाँ पर था जीव सिद्धांत। जीव सिद्धांत को जो है वह D.H. मॉर्गन ने दिया है। D.H. मॉर्गन ने जीव सिद्धांत का प्रतिपादन जो है या दिया गया है जो वह D.H. मॉर्गन के द्वारा दिया गया है। उत्परिवर्तन सिद्धांत तीसरा हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। उत्परिवर्तन सिद्धांत जो है ह्यूगो डी ब्रिज के द्वारा दिया गया है। ह्यूगो डी ब्रिज के द्वारा दिया गया है। कोशिका सिद्धांत जो है कोशिका सिद्धांत स्लाइडन एंड स्वान के द्वारा दिया गया है। चलिए आगे देखते हैं जीव द्रव्य सिद्धांत। जीव द्रव्य सिद्धांत जो है हार्टविग के द्वारा दिया गया है। जीव द्रव्य सिद्धांत जो है जीव द्रव्य सिद्धांत हार्टविग के द्वारा दिया गया है, और उपार्जित लक्षणों की वांशगति का नियम का जो सिद्धांत है वह लेमार्क के द्वारा दिया गया है। उपार्जित लक्षणों की वांशगति के नियम का जो सिद्धांत है वह किसने दिया है? वह लेमार्क ने दिया है। चलिए
प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत या नेचुरल सिलेक्शन का जो सिद्धांत है वह डार्विन के द्वारा दिया गया है। ठीक है, उसके बाद है दिनाम पद्धति, ये जो है कैरोलन लिनियस ने दिया था। कैरोलस लिनियन ने लिनियस कैरोलस लिनियस ने जो है इस सिद्धांत को दिया था, दिनाम पद्धति सिद्धांत को। उसके बाद है डीएनए द्विकुंडल मॉडल, डीएनए द्विकुंडल मॉडल, यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा द्विकुंडल मॉडल। ये जो है वाटसन एवं क्रिक के द्वारा दिया गया है, वाटसन एवं क्रिक के द्वारा दिया गया। चलिए इसको थोड़ी सी विस्तार से भी समझ लेते हैं। इस तरह से आपको यहाँ पर थोड़ा सा समझाने की हम कोशिश करेंगे कि आखिर अनुवांशिकता के सिद्धांत क्या था। देखिए, अनुवांशिकता का सिद्धांत जो है वह मेंडल के अनुवांशिकता के सिद्धांत जीवों के गुणों के वंशानुगत संचरण को समझाता है। यानी कि ये जो सिद्धांत है अनुवांशिकता का सिद्धांत, ये समझाता है हमें कि किस तरह से जीवों के अंतर्गत उसके पीछे, यानी कि जैसे कि किसी पुत्र में जो है पिता के गुण जो आते हैं, चाहे वो शारीरिक रूप पर हो या फिर उसके व्यवहार में आते हैं, जो यह अनुवांशिकता के माध्यम से ही आता है। ठीक है, उसके बाद है उत्परिवर्तन सिद्धांत। देखिए, उत्परिवर्तन का जो सिद्धांत है ये दिया गया था ह्यूगो डी ब्रिज के द्वारा, और ह्यूगो डी ब्रिज का उत्परिवर्तन सिद्धांत अनुवांशिकता परिवर्तन के महत्व को दर्शाता है। इस सिद्धांत के अंतर्गत ये कहा गया था कि जो हमारी अनुवांशिकता डीएनए है उसमें अगर आप चेंजेस करते हैं तो कई तरह के परिवर्तन आ सकते हैं, कई तरह के लक्षण, नए लक्षण विकसित हो सकते हैं जीव के अंतर्गत, या फिर एक नई प्रकार की जीव भी विकसित हो सकती है। ऐसे आप जो है साइंस फिक्शन फिल्मों में आप देखते हैं, जो हॉलीवुड के जो फिल्में होती है उसमें आप देखते हैं कि एक मनुष्य है, उसको किसी तरह का इंजेक्शन दिया जाता है और फिर उसमें कई तरह की शक्तियां आ जाती है और वो कई तरह के कार्य करने में सक्षम हो जाता है, वो रूप को बदल लेता है, वो कई तरह से मतलब बहुत ज्यादा विशाल हो जाता है। ये सारी जो परिवर्तन होती है वो डीएनए चेंजेस के वजह से होती है। उसी को उत्परिवर्तन सिद्धांत के माध्यम से समझाया गया है ह्यूगो डी ब्रिज के द्वारा। हालांकि फिल्मों में थोड़ा उसको और अधिक व्यापक तौर पर दिखाया जाता है, लेकिन रियल लाइफ में उतना व्यापक नहीं होता है। अभी इस पर शोध कार्य चल रहे हैं। चलिए, जीव द्रव्य सिद्धांत जो है, जीव द्रव्य सिद्धांत के अंतर्गत ये बात कहा गया है कि जीव द्रव्य जो है वह जीवन के मूल इकाई के रूप में है, जीवन का मूल इकाई है, और इसी पर जो है जीव द्रव्य सिद्धांत के सिद्धांत में जो है इसको मूल इकाई के रूप में महत्व दिलाने के लिए ज्यादा जोर दिया गया है। ठीक है, जोर देता है। तो जीव द्रव्य सिद्धांत में ये कहा गया है कि जो जीव द्रव्य है वह भौतिक आधार है जीवों के विकास के लिए। ठीक है, तो ये जीव द्रव्य सिद्धांत में कहा गया है, जिसमें जीव द्रव्य को जीवन के विकास के लिए महत्वपूर्ण मतलब महत्व देने के लिए इस पर जोर दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत। देखिए, प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत जो है नेचुरल सिलेक्शन के नाम से इसको जाना जाता है, जो कि डार्विन के द्वारा दिया गया है। इस सिद्धांत के अनुसार ये कहा गया है कि जो प्राकृतिक है, प्रकृति है, वो क्या करती है, चयन करती है उन लोगों का, वैसे जीवों का जो ऐसे जीवों का चयन करती है जो क्या कर सके, सरवाइव कर सके। जैसे कि अगर आप देखेंगे कि जंगल में, या फिर आपको अभी रिलेट करने के लिए क्या होते हैं कि कुछ जीव जैसे कि कुत्ते जो होते हैं, कुत्ते को आप देखेंगे तो उनके बहुत सारे बच्चे होते हैं। ठीक है, बच्चे होते हैं, लेकिन वो बड़े होते होते सिर्फ एक या दो बचते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? इसमें जो सक्षम होते हैं, जो सरवाइव कर पाते हैं, वही जिंदा रहते हैं। तो वही यहाँ पर जो है प्राकृतिक जो चयन का सिद्धांत है वही कहता है कि विजेता वही होगा जो टिका रहेगा। एक तरह से हम इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि डार्विन का जो प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत है, नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत है, वो यही कहता है कि जो सक्षम होंगे वही जीवित रहेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है डीएनए हेलिकुलर मॉडल, यही थोड़ा सा यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, जो कि है डीएनए द्विकुंडल मॉडल। ठीक है, इसके अंतर्गत जो है डीएनए के संरचना को दर्शाया गया है। ठीक है, इस मॉडल के अंतर्गत जो है अनुवांशिक सामग्री की संरचना को, यानी कि डीएनए के संरचना को दर्शाया गया है, और ये बताया गया है कि किस तरह से जो डीएनए है उसकी संरचना है। तो डीएनए की संरचना को हेक्सागोनल, ठीक है, हेक्सागोनल टाइप से कहा गया है।
डीएनए की जो संरचना है उसको हेलिक्स संरचना, सॉरी, डबल हेलिक्स संरचना के अंतर्गत जो डीएनए अणु होती है वो डबल हेलिक्स संरचना में होती है। इस यानी कि ये इस जो सिद्धांत है, इस सिद्धांत के अंतर्गत डीएनए संरचना पर बात की गई है। ठीक है, इतनी चीजें आपको यहाँ पर ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आप समझते चलिए। जीव सिद्धांत जो है, डीएच मॉर्गन का जीव सिद्धांत जो है जीवों की उत्पत्ति और विकास के बारे में जानकारी प्रदान करता है, जीव सिद्धांत। ठीक है, कोशिका सिद्धांत जो है ये कहता है कि जीव विज्ञान का जीवन के मूलभूत इकाई है। कोशिका जो है जीवन की मूलभूत इकाई है। चाहे वो जीवों की संरचना की बात करें, उनके कार्यकी की बात करें, इन सब में जो है कोशिका जो है मूलभूत इकाई के रूप में कार्य करती है और महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, इनके निर्माण में उपार्जित लक्षणों का वंशगति का नियम सिद्धांत। देखिए, उपार्जित लक्षणों का वंशगति सिद्धांत ये कहता है कि जैसे अगर पिता कुछ गुण अर्जित कर लेता है अपने मेहनत के बल पर या प्रयास के बल पर, ठीक है, तो वो जो है उसके पुत्र में ट्रांसफर हो सकते हैं। तो यही जो है कहा जाता है उपार्जित लक्षणों की वंशगति का सिद्धांत। यानी कि पिता अगर कुछ हासिल करता है, अर्जित करता है, वो जो है उसके पुत्र में ट्रांसफर हो सकता है। इसी को उपार्जित लक्षणों की वंशगति का सिद्धांत कहते हैं। दिनाम पद्धति, यानी कि इस तरह से भी कहा जा सकता है कि जैसे आपके परिवार वाले कोई कार्य धंधा करते हैं तो वो आपके अंदर, जैसे कहा जाता है कि बिहारियों के अंदर जो है राजनीति उनके डीएनए में होता है। तो बिहार में जो है राजनीति करना मतलब सबके बस की बात नहीं है। यहाँ पर हर लोगों के अंतर्गत जो है वह डीएनए के अंतर में घुसा हुआ है राजनीति। तो यही बात होता है कि जो पूर्वज थे हमारे, वो कुछ ना कुछ मेहनत करके पूरी तरह से राजनीति को समझे। अब यहाँ पर हुआ ये है कि हर कोई राजनीति को समझता है। तो ये एक तरह से समझाने की बात थी कि आप किस तरह से समझते हैं कि जो पिता अगर कोई चीज अर्जित करता है तो वो उसके पुत्र में भी ट्रांसफर होने की बात कही गई है उपार्जित लक्षण की वंशगति नियम सिद्धांत के अंतर्गत। दिनाम पद्धति क्या है कि यहाँ पर वैज्ञानिकों के द्वारा जो है कई तरह के जीवों का नामकरण किया गया है, इसी को दिनाम पद्धति कहा गया है। एक नाम तो जो जनरल लोगों के लिए होता है और दूसरा जो है वैज्ञानिक लोगों के लिए जो वैज्ञानिक नामकरण होते हैं उसी को दिनाम पद्धति कहा गया है। ठीक है, तो ये कुछ सिद्धांत थे जिसके बारे में हम लोगों ने जाना। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है जीव विज्ञान का एक समग्र ज्ञान के रूप में विकास। आखिर जीव विज्ञान का विकास कैसे हुआ उसके बारे में यहाँ पर हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है, देखिए जीव विज्ञान एक क्रमबद्ध ज्ञान के रूप में विकास। प्रसिद्ध ग्रीक दार्शनिक अरस्तु, ठीक है, जीव विज्ञान का एक समग्र ज्ञान के रूप में विकास। प्रसिद्ध दार्शनिक जो है अरस्तु की बात हो रही है। ठीक है, अरस्तु के जो कि 384 से 322 बीसी के काल में हुआ। उन्होंने ही सर्वप्रथम पौधों एवं जंतुओं के जीवन के विभिन्न पक्षों के विषय में अपने विचार प्रकट किए और इसीलिए अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक फादर ऑफ बायोलॉजी और इन्हें जंतु विज्ञान का जनक फादर ऑफ जियोलॉजी भी कहते हैं। तो अरस्तु जो थे, अरस्तु ही पहले ऐसे व्यक्ति हुए जो क्या किए, पौधों और जंतुओं के बारे में उनके विकास को समझे, उनके जीवन को समझने का प्रयास किया और इसी वजह से इनको जो अरस्तु है उनको जीव विज्ञान का जनक फादर ऑफ बायोलॉजी और जंतु विज्ञान का जनक फादर ऑफ जियोलॉजी भी कहा जाता है। तो इतनी चीजें आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो जीव विज्ञान का विकास और अरस्तु के योगदान को देखें तो अरस्तु जो थे वो पौधों का अध्ययन किए और जंतुओं का अध्ययन किए। अध्ययन करने के बाद कुछ चीजें यहाँ पर उन्होंने बताया। ठीक है, जैसे कि उसके बाद फिर क्या हुआ कि जीवन का विकास हुआ किन क्षेत्रों में, जंतु विज्ञान के क्षेत्र में, जिसमें जंतुओं का वर्गीकरण किया गया, जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन किया गया। उसके बाद जीव विज्ञान के क्षेत्र में क्या विकास हुआ, जीवों का वर्गीकरण किया गया, उनका अध्ययन किया गया। तो ये अरस्तु ने इसकी शुरुआत की थी, हम कह सकते हैं। तो अरस्तु जो थे वो पौधों और जंतुओं का अध्ययन किया और उसके बाद जीव विज्ञान का धीरे धीरे विकास होता चला गया। तो आज का जो हमारा वीडियो है यहीं पर हम समाप्त करेंगे, क्योंकि ये हमारा चैप्टर आज का समाप्त होता है जो था जीव विज्ञान के बारे में, जीव विज्ञान के परिचय के बारे में। ठीक है, तो अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और दूसरी बात है जो आपको ध्यान में रखनी है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप जाकर के ऑब्जेक्टिव वीडियो सीरीज के अंतर्गत आप जीव विज्ञान की जो प्लेलिस्ट होगी, बायोलॉजी का जो हमारा ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी का जो हमारा
प्ले लिस्ट है उसके अंतर्गत आप जा करके वो ऑब्जेक्टिव की वीडियोस भी देख डालिए, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें समझ में आ जाए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी नए टॉपिक के साथ।